लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में से काफी सारे डाउट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। यदि उसके कोई डाउट्स बचे हो तो भी लिखवा सकते हो। हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट्स कंटिन्यू अवर डाउट डिस्कशन सेशन फॉर दिस केमिकल इक्विलिब्रियम। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस हमने डिस्कशन कर दिए थे, उसके कुछ 7-8 प्रॉब्लम डिस्कस करे थे। यदि उनमें से कोई डाउट बचे हो तो वह भी आप पूछ लीजिएगा। एनीवे, सबसे पहले आप एडवांस लेवल प्रॉब्लम में से जो डाउट हो वो लिखवा दो। केमिकल इक्विलिब्रियम का एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स 4 हैं इसमें, इनमें से कोई डाउट हो तो लिखवा दो। और प्रॉब्लम फ्रॉम आईआईटी रुड़की, इनमें से यदि कोई डाउट्स हो तो वह लिखवा दो सबसे पहले तो। हाँ जी, एनी डाउट इन दिस एडवांस लेवल सेक्शन, एडवांस लेवल प्रॉब्लम सेक्शन? एनी डाउट इन प्रॉब्लम फ्रॉम आईआईटी जेई? शायद माइक में कुछ समस्या हो गई क्या? एक कागज पर लिख दो फिर। चलो मैं आके लिख लेता हूं। हेलो, नाउ 1 2 3 4। यह डाउट के अलावा आप लोगों ने जो मुझे बोला है सेकंड और 7 एडवांस लेवल की तो आपने सारी लिखवा दी है यार। चलो एक एक करके करते हैं। पहला, फर्स्ट, ध्यान से प्रॉब्लम को पहले पढ़ेंगे और फिर उसके लॉजिक को डेवलप करेंगे। द केसी फॉर दिस इक्विलिब्रियम, यह एक रिएक्शन है। रिएक्शन हमें इमीडिएटली लिख लेना चाहिए। ए which is a gas giving you B and C, and Kc for this reaction is 0.45 at 200 degree centigrade. At 200 degree centigrade, 1 liter of container hold 1 liter of container hold, volume is 1 liter. It hold 0.2 moles of A, 0.3 moles of B, and 0.3 moles of C at equilibrium. Calculate the new equilibrium concentration of ABC if volume of container at the same temperature is halved and if volume of container is doubled. Now, observe that here we have got the application of Le-Chatelier's principle. Le-Chatelier's principle का application है। किस तरह से अब इस चीज को देखिए। सबसे पहले equilibrium constant K would be defined as active mass of B into active mass of C upon active mass of A. हम इस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिफाइन करेंगे। Kc डिफाइन करने के लिए हम कहेंगे B का कंसंट्रेशन 0.3 मोल्स अपॉन 1 लीटर, C का कंसंट्रेशन 0.3 मोल्स अपॉन 1 लीटर, A का कंसंट्रेशन 0.2 moles upon 1 liter. Upon solving, we will get 0.45 moles per liter. 1 मोल पर लीटर कैंसिल। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू +1 है, इसलिए केसी की यह यूनिट है और वहां केसी इनफैक्ट उन्होंने दे भी रखा है, हमने कैलकुलेट कर लिया। बड़ी अच्छी बात। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम जब 1 लीटर। अब मैं इधर साइड में, इसके साइड में वॉल्यूम 1 लीटर लिखता हूं और 200 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे लिखता हूं।
अब उन्होंने कहा इफ वॉल्यूम इज डबल्ड तब ए, बी और सी का जो नया इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वह क्या होगा। मैं कहता हूं इनिशियल कुछ भी कंडीशन हो, फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन हमेशा सेम रहती है। डेल्टा एनजी पॉजिटिव है जब हम वॉल्यूम डबल, वॉल्यूम पहले हाफ करा हुआ है। व्हेन वॉल्यूम इज मेड हाफ, वॉल्यूम जब आधा कर रहे हैं तो प्रेशर वुड इंक्रीज। ऐसी कंडीशन में रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाती है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स कम है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो यह रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पॉइंट बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। अब जो नया इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, उस नए इक्विलिब्रियम कंडीशन में ए के नंबर ऑफ मोल्स 0.2 से अधिक होंगे और 0.3 के बी के नंबर ऑफ मोल्स 0.3 से कम होंगे। ये बात पक्का है। मैं कॉमन सेंस से यदि ऑब्जेक्टिव टाइप होता, उस ऑब्जेक्टिव टाइप में मैं ऑल्टरनेटिव को देखता और जिस ऑल्टरनेटिव में ए का अमाउंट 0.2 से अधिक है और बी का अमाउंट और सी का अमाउंट 0.3 से कम है, उसको मार्क कर देता। यदि ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता तो मैं सचमुच में ली चैटलियस प्रिंसिपल का लॉजिक ही अप्लाई करता, उस लॉजिक से जवाब देता। मगर यदि यह ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह का कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तब मैं इसे कैसे सॉल्व करूं। इफ वॉल्यूम इज हाफ, सबसे पहली बात कंसर्न टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर सेम रहने पर वॉल्यूम हाफ कर भी दिया गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी में कोई फर्क नहीं आएगा। मैं इनिशियल कंडीशन रीडिफाइन कर सकता हूं और इनिशियल कंडीशन पर मैं बी के 0 मोल कह सकता हूं, सी के 0 मोल कह सकता हूं और सारे बी और सी के मोल्स को मैं ए के मोल्स में कन्वर्टेड देख सकता हूं। ए के 0.2 मोल है, बी के 0.3, सी के 0.3। इसका मतलब यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुई होगी। इनिशियली कुछ 0.5 मोल ए के रहे होंगे, 0.3 मोल ए के डिसोसिएट हो गए होंगे, 0.3 मोल ए के डिसोसिएट हो जाने से 0.3 मोल बी के और 0.3 मोल सी के बन गए होंगे और 0.2 मोल ए के बचे रह गए होंगे। मैं इनिशियल कंडीशन को रीडिफाइन कर सकता हूं जिसमें बी के 0 मोल का है, सी के 0 मोल का है और ए के 0.5 मोल का है। मैं यह इनिशियल कंडीशन कह देता हूं। अब जब वॉल्यूम हाफ है, मतलब वॉल्यूम 0.5 लीटर है, तो अब मैं जो नई इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इधर मैं नई न्यू इक्विलिब्रियम कहता हूं, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मैं कहता हूं ए के एक्स मोल डिसोसिएट हुए। ए के यदि एक्स मोल डिसोसिएट हुए तो ए के मोल बचे रह जाएंगे 0.2 माइनस एक्स। ए के एक्स मोल डिसोसिएट होने से बी और सी दोनों के एक्स एक्स मोल्स बन जाएंगे, बी के भी एक्स मोल, सी के भी एक्स मोल। तो न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो हो जाएगा 0.2 माइनस एक्स अपॉन 0.5, एक्स अपॉन 0.5, इधर भी एक्स अपॉन 0.5। मैं कहता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की डेफिनेशन अभी भी होल्ड करेगी। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन हमेशा होल्ड करेगी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। जो भी नया इक्विलिब्रियम कंडीशन है इस पर होल्ड करना चाहिए। इसकी वैल्यू भी वही की वही रहेगी क्योंकि टेम्परेचर वही का वही रहा है, टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं। तो केसी की जगह तो मैं यही वैल्यू लिखता हूं 0.45 मोल पर लीटर। और बी की जगह पर मैं लिखूंगा x अपॉन 0.5, सी की जगह पर भी x अपॉन 0.5 और ए की जगह पर 0.2 माइनस एक्स अपॉन 0.5। तो यह 0.2 से 0.2 कैंसिल, तो यह हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 0.5 इंटू 0.2 माइनस एक्स। इस तरह से हम एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे अब, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। फिर जो x की वैल्यू है उसको इधर रख देंगे और इससे हमें नया इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मिल जाएगा A, B और C तीनों का ही। इस जगह पर हम क्या पाएंगे कि x की वैल्यू जो है वह पहले 0.3 मोल पर लीटर से, ये जो B है, B का पहले 0.3 था, इस बार हमें ये 0.3 मोल पर लीटर से कम दिखाई देगा। C भी हमें 0.3 मोल पर लीटर से कम दिखाई देगा, जबकि B हमें 0.2 मोल पर लीटर से अधिक दिखाई देगा। हमें यह रिएक्शन ओवरऑल बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई दिख जाएगी कि जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था उससे यह रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने वॉल्यूम इज मेड हाफ। इफ वॉल्यूम इज हाफ, तो रिएक्शन उस तरफ चली गई है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। अब यदि मैंने इस प्रॉब्लम का ए पार्ट आपको करा दिया तो क्या इसी समय आप इसे सॉल्व करके पहले आंसर वेरीफाई करो और फिर इसी समय इस प्रॉब्लम का बी पार्ट आप स्वयं करके मुझे अभी बताओ कि आप कर पाते हो या नहीं। पहले इसे बड़े ध्यान से समझ लो। मैं एक और बार इस बात को समझा दूं कि इनिशियल कंडीशन हम कभी भी कोई सी भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने यह इक्विलिब्रियम कंडीशन थे, इक्विलिब्रियम पर इसके 0.2 मोल थे, इसके 0.3, इसके 0.3 मोल। हमने ऐसा सोचा कि इनिशियली कुछ 0.5 मोल ए के रहे होंगे, उस 0.5 मोल ए में से 0.3 मोल ए के डिसोसिएट हो गए होंगे और बचे रह गए होंगे 0.2, और 0.3 मोल ए के डिसोसिएट हो जाने से 0.3 मोल बी के और 0.3 मोल सी के रहे होंगे। इस तरह से इक्विलिब्रियम बना होगा। हमने कहा कि हम तो इनिशियल जो है 0.5 मोल ए के ले लेते हैं, बी के 0 और सी के 0। अब हम सोचते हैं कि मैंने देखिए इधर गलती करी और इस 0.5 मोल ए में से x मोल ए के कम हुए होंगे और इधर 0.5 माइनस एक्स बचे रह गए होंगे, इसके x मोल, इसके x मोल। तो इसका कंसंट्रेशन होगा 0.5 माइनस एक्स अपॉन 0.5, इसका x अपॉन 0.5, इसका x अपॉन 0.5। 0.5 इसलिए लिखा हूं क्योंकि ओरिजिनली वॉल्यूम 1 लीटर था, वॉल्यूम इज मेड हाफ, तो फाइनल वॉल्यूम 0.5 लीटर हो गया। तो अब कंसंट्रेशन ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम पर B का कंसंट्रेशन, नए इक्विलिब्रियम पर C का कंसंट्रेशन, नए इक्विलिब्रियम पर A का कंसंट्रेशन, इसे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x आया, उस x को ऑब्टेन करने के बाद ली चैटलियस प्रिंसिपल इसी समय वेरीफाई कीजिए। इसे कर लेने के बाद इसी प्रॉब्लम का पार्ट भी अभी करके दिखाइए। देखिए इस जगह पर मुझको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल साफ दिख रही है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 0.225x माइनस 0.045, यह हो गया 0.2, ये 0.1 इधर मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। मुझे यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल साफ बनती हुई दिख रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझको सॉल्व करना है। यू नो द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x वुड बी इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम यह एक्सप्रेशन फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू को हम सिलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज x कुड नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, इसकी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए और वह x की वैल्यू मुझे 0.24 मोल आ जानी चाहिए। अब जरा देखिए 0.24 मोल मतलब जो नया इक्विलिब्रियम है, न्यू इक्विलिब्रियम पर इसके 0.24 मोल, इसके भी 0.24 मोल और इसके हमें दिख रहे हैं 0.25।
0.26 मोल। दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम। अब देखिए, ओरिजिनली 0.3 मोल्स थे, वॉल्यूम हाफ्ड कर दिया। वॉल्यूम हाफ्ड कर देने से प्रेशर डबल हो गया, और प्रेशर के डबल हो जाने से यह रिएक्शन उस डायरेक्शन में चली गई जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। देखिए, बी और सी के नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए और ए के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, और न्यू इक्विलिब्रियम पर जो हम कंसंट्रेशन बोलेंगे वह 0.26 अपॉन 0.5 दैट इज 0.52 मोलर, 0.24 अपॉन 0.5 that is 0.48 molar, 0.24 upon 0.5 that is 0.48 molar. This is the complete solution of part A, और मैंने पार्ट ए सॉल्व करके दिखा दिया। अब आप इसी समय पार्ट बी करके दिखाइए। जब वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए तब इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे, यह आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। इसी समय करके दिखाओ। इस जगह पर आप 0.5 लिखिए, इधर 0.5 माइनस एक्स था, तो 0.5 माइनस एक्स बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार रीराइट कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यह टर्म बदलेगी, और यह टर्म 0.25 इंटू 0.45 और 0.45 बाय 4 लिख देता हूं, और 0.1125। अब सॉल्व करो। नाउ आई विल सॉल्व सेकेंड प्रॉब्लम। नाउ देखिए, a gaseous mixture having 4 moles of hydrogen, 6 moles of iodine on heating show a equilibrium concentration of HAS 2 mole. If we start with 4 mole of hydrogen, 9 moles of iodine at the same temperature, how many mole of HI will be formed? Also calculate degree of dissociation of HI at this temperature. देखिए, सबसे पहले तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं। H2 plus I2 gives you twice HI. Hydrogen is a gas, iodine is a gas, and HI is a gas. अब ध्यान रहे, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होती है, Kp और Kc बराबर होते हैं, और यह डायमेंशनलेस होते हैं। यह प्रेशर और वॉल्यूम पर निर्भर करते ही नहीं। अब इनिशियली 4 मोल्स हाइड्रोजन के लिए हैं, 4 मोल्स हाइड्रोजन के, 6 मोल्स आयोडीन को, HI के 0 मोल्स। ऑन हीटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ HI इज एज 2 मोल। अब HI के 2 मोल इक्विलिब्रियम पर कैसे बने होंगे? 2 मोल HI के बनने के लिए 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आयोडीन का कम हुआ होगा, मतलब हाइड्रोजन के बचे रह गए होंगे 3 मोल और आयोडीन के बचे रह गए होंगे 5 मोल। 2 मोल HI के बने, और हम अच्छी तरह से जानते हैं 2 मोल HI के बनने के लिए 1 मोल हाइड्रोजन का कंज्यूम होगा, 1 मोल आयोडीन का कंज्यूम होगा। 1 मोल का हाइड्रोजन का कंज्यूम होने के बाद 4 में से 3 मोल बचे रह गए होंगे, और इसके 6 में से 5 मोल बचे रह गए होंगे। दिस इज द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स। अब हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज HI स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन इंटू आयोडीन। अब इसमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखने से मतलब कोई खास फायदा नहीं है, या मतलब भी नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम टर्म हमेशा कैंसिल हो जाती है, क्योंकि डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है। डेल्टा Ng की वैल्यू जब 0 होती है तो वॉल्यूम टर्म हमेशा कैंसिल हो जाती है। तो वहां सारा काम हम नंबर ऑफ मोल से भी कर सकते हैं। हम इधर लिख दें 2 स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 5। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज 4/15। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। अब यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। अब हम कहते हैं दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। ये सिर्फ टेम्परेचर पर निर्भर करता है, टेम्परेचर के अलावा किसी और फैक्टर्स पर निर्भर नहीं करता है।
इधर टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं करा जा रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम आगे जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यही लेंगे। अब उन्होंने कहा है इफ नाउ द इनिशियल कंडीशन इज, न्यू इनिशियल कंडीशन इज, यदि हमने 4 मोल हाइड्रोजन से के लिए 9 मोल आयोडीन के लिए, तो HI के अब कितने मोल होंगे? तो हम कहते हैं अब नए इक्विलिब्रियम में, दिस न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसमें 4 में से x मोल हाइड्रोजन के चले गए, आयोडीन के भी 9 में से x मोल चले जाएंगे और HI के 2x मोल बन जाएंगे। अब मैं कहता हूं एट दिस न्यू इक्विलिब्रियम point the value and the definition of this equilibrium constant must hold, इस equilibrium constant की value और इसकी definition hold करना चाहिए। तो मैं कहता हूं this equilibrium constant would be equal to new HI square upon 4 minus x into 9 minus x। हम वंस अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x के लिए, और इस तरह से हमें HI के मोल्स कितने बन जाएंगे यह मिल जाएगा। अब थ्रू दिस प्रॉब्लम व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर इज बीइंग tried to illustrate, इस जगह पर वह लोग once again ली चैटलियस प्रिंसिपल ही समझा रहे हैं। 4 मोल हाइड्रोजन के पहले थे, अभी भी है, पहले 6 मोल आयोडीन के थे, इस बार 9 मोल आयोडीन के। मींस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आपने एडिशन ऑफ आयोडीन कर दिया है, यू हैड एडेड वन ऑफ द रिएक्टेंट, आपने एक रिएक्टेंट को थोड़ा ज्यादा रख दिया है, मतलब आपने एक रिएक्टेंट ऐड कर दिया। एडिशन ऑफ रिएक्टेंट वुड फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट वुड फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होएगा, उस नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हाइड्रोजन के मोल्स आपको 3 मोल से कम दिखेंगे, आयोडीन के मोल भी अब 9 मोल से कम दिखेंगे, और HI के मोल्स जो होंगे वह 2 मोल से ज्यादा दिखेंगे। इसी समय इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद ली चैटलियस प्रिंसिपल का वह एस्पेक्ट दैट एडिशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट के ऐड करने से इक्विलिब्रियम पॉइंट प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है और हमें ज्यादा प्रोडक्ट के मोल्स मिलते हैं नए इक्विलिब्रियम पर। इस एस्पेक्ट को वेरीफाई इसी समय करो। इसके बाद ऑल्सो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस। अब डिसोसिएशन के लिए हम इनिशियली हाइड्रोजन आयोडीन के मोल 0,0 ले लेते हैं और HI के हम A मोल्स ले लेते हैं। अब हम कहते हैं फिर एक और नया इक्विलिब्रियम, हम इस नए इक्विलिब्रियम पर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो A माइनस A अल्फा, इसके A अल्फा बाय 2 और इसके भी A अल्फा बाय 2। अब अल्फा को निकालने के लिए वंस अगेन हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ये डेफिनेशन ही अप्लाई करते हैं। 4/15 इज इक्वल टू A माइनस A अल्फा होल स्क्वायर अपॉन A अल्फा बाय 2 इंटू A अल्फा बाय 2। थ्रू आउट A कैंसिल हो जाएगा और थ्रू आउट A को कैंसिल करके अल्फा के लिए सॉल्व कीजिए। इसी समय सेकेंड प्रॉब्लम को पूरा पूरा सॉल्व करके आंसर को इसी समय वेरीफाई कीजिए। इधर मैं एक बात और जरूर बताता हूं, इस जगह पर रिएक्शन को हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हुए देखा, इधर भी हमने रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हुए देखा, मगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिटरमाइन करने के लिए हमने इनिशियली A मोल्स HI के लिए और हाइड्रोजन आयोडीन के 0,0 मोल लिए, और फिर हम इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में करा रहे हैं।
अब भले ही हम रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में करा रहे हैं, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम बिल्कुल वही अप्लाई करेंगे जो पहले थी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो इस लिखने के तरीके पर डिपेंड करती है। यदि हमने हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव यू HI, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यह डिफाइन करा है HI स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन इनटू आयोडीन, और इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यह वैल्यू। तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन अप्लाई करते समय हम HI के कंसंट्रेशन को, HI के एक्टिव मास को न्यूमरेटर में ही रखेंगे, हाइड्रोजन और आयोडीन को डिनोमिनेटर में ही, और वही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे और वही कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इससे कोई मतलब नहीं कि यह रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। थॉरोली सॉल्व कीजिए, अल्फा की वैल्यू 1 से कम ही आनी चाहिए। यदि अल्फा की वैल्यू 1 से अधिक आ रही है, इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। इसको अंडर रूट कर दीजिए, ऐसा कैसे? आप अंडर रूट कर देंगे ऐसा कैसा ही, तो 2 अपॉन अंडर रूट 15 would be equal to 1 minus alpha upon alpha by 2। मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखने लग गया। इसका अंडर रूट का 2, इसका अंडर रूट 15, ए तो थ्रो आउट कर जाएगा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर का अंडर रूट 1 माइनस अल्फा, और अल्फा स्क्वायर बाय 2 होल स्क्वायर का अंडर रूट अल्फा बाय 2। तो यह हो जाएगा 1 अपॉन रूट 15 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, और 1 अपॉन रूट 15 इक्वल टू 1 बाय अल्फा माइनस 1, और 1 अपॉन अल्फा इज 1 बाय रूट 15 प्लस 1, और अल्फा इज 1 अपॉन 1 प्लस रूट 15 होल इंटू रूट 15। यह अल्फा की वैल्यू मुझे साफ साफ दिखने लगी, जो कि 1 से कम है, जो साफ दिख रही है। चलिए अब थर्ड वाला प्रॉब्लम करते हैं। हम थर्ड वाला प्रॉब्लम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। At 55 degrees centigrade and 1 atmosphere, N2O4 is found to decompose 53%. N2O4, which is a gas, gives you twice NO2, and this is also gas, 55 degrees centigrade or 1 atmosphere pressure. Degree of dissociation is 50.3% or 0.503. At what pressure and same temperature equilibrium will give the ratio of N2O4 is to NO2 is equal to 8:1। सबसे पहले तो हम Kp की वैल्यू निकाल लेते हैं। Kp की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे जरा देखें। इनिशियली यदि हम इसके A मोल्स लें, इसके 0 मोल्स लें, इक्विलिब्रियम पर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो A माइनस A अल्फा, इसका 2A अल्फा, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया A प्लस A अल्फा। तो मोल फ्रैक्शन अब हम लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शन इज A इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन A इंटू 1 प्लस अल्फा, और इसका 2A अल्फा अपॉन A इंटू 1 प्लस अल्फा। तो पार्शियल प्रेशर हो गया 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P, और इसका 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P। हम पार्शियल Kp टर्म्स में इसलिए सॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि आगे हमें जो दे रखा है वो एट व्हाट प्रेशर, प्रेशर ही पूछा है, प्रेशर ही दिया हुआ है, तो हम सारा काम प्रेशर और Kp के टर्म्स में ही करना ज्यादा समझदारी समझते हैं। अब हम कहते हैं Kp इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। तो यह हो गया 2 अल्फा P अपॉन 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P। तो इधर से सॉल्व करने पर Kp इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर P बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। यह
Kp दिखने लगता है। इसे मैं डिटरमाइन कर लेता हूं और इसे डिटरमाइन करने के लिए मैं अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, प्रेशर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और इधर भी अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। इस तरह से मुझको Kp की वैल्यू एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी। अब इन्हें पूछा है एट व्हाट प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम विल गिव द रेशियो ऑफ N2O4 एंड NO2 as 8:1। अब देखिए N2O4 और NO2 का रेशियो 8:1, इनका मोलर रेशियो 8:1। इसका मतलब एट न्यू इक्विलिब्रियम सपोज द प्रेशर इज P डैश, तो इस P डैश प्रेशर पर जो नया पार्शियल प्रेशर होएगा, न्यू पार्शियल प्रेशर वैल्यू, ये N2O4 8:1 के रेशियो में, मतलब 8/9 इंटू P डैश होएगा और इसका 1/9 इंटू P डैश, यह पार्शियल प्रेशर होएगा। दिस इज द न्यू पार्शियल प्रेशर। इफ टोटल प्रेशर इज P डैश, तो N2O4 NO2 8:1 के रेशियो में, तो N2O4 का पार्शियल प्रेशर 8/9 इंटू P डैश होगा और NO2 का पार्शियल प्रेशर 1/9 इंटू P डैश। यह नए इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर होगा। और अब हम कहते हैं द सेम Kp वैल्यू, Kp तो सेम रहना, वुड बी इक्वल टू 1/9 P डैश होल स्क्वायर अपॉन 8/9 P डैश। तो यह हो जाएगा P डैश बाय 72, 8 9 कैंसिल, 8 P डैश बाय 72। दिस इज इक्वल टू Kp dash. From here solve for P dash. This is the pressure at which N2O4 and NO2 are in the ratio of 8:1. Solve it and check for the answer. Now the fourth problem, ध्यान से पढ़ते हैं। Two gases A and B in the molar ratio of 1:2 were emptied. देखिए रिएक्शन उनने दे रखी है, मैं सबसे पहले तो थोड़ा आगे देखते हुए रिएक्शन को लिख ही देता हूं। A plus 2B gives you 2C, यह रिएक्शन दे रखी। Two gases A and B in the mole ratio of 1:2 were admitted into an empty vessel and allowed to reach equilibrium at 400 degrees centigrade and 8 atmosphere pressure. The mole fraction of C at equilibrium is 0.16. Calculate Kp for the reaction. देखिए इनिशियली इसके A मोल्स, इसके 2A मोल्स और इसके 0। अब हमने A और B के मोल्स बिल्कुल उसी रेशो में लिए हैं जिस रेशो में वह रिएक्ट करते हैं। यदि A और B के मोल्स आप उसी रेशो में ले रहे हो जिस रेशो में वह रिएक्ट करते हैं, तो हम डिग्री ऑफ रिएक्शन जैसा टर्म इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हम इसके A के A अल्फा मोल्स रिएक्टेड बोलते हैं, तो B के 2A अल्फा मोल्स रिएक्ट करेंगे। तो A के बचे रह जाएंगे A माइनस A अल्फा, B के बचे रह जाएंगे 2A माइनस 2A अल्फा। अब A का 1 मोल रिएक्ट करता है B के 2 मोल से और C के 2 मोल मिलते हैं, तो A के A अल्फा मोल रिएक्ट करेंगे B के 2A अल्फा मोल से, तो C के मिल जाएंगे 2A अल्फा। इनिशियली जो मोल्स थे वह 3A, इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स इज 3A and at equilibrium number of moles is A minus A alpha plus 2A minus 2A alpha plus 2A alpha. So 3A minus
ए अल्फा। अब इसके बाद इक्विलिब्रियम पर, इनिशियल इक्विलिब्रियम पर मोल निकाल दिए, अब हम मोल फ्रैक्शन लिख दें। मोल फ्रैक्शन इज 1 माइनस अल्फा अपॉन 3 माइनस अल्फा, इसका 2 माइनस 2 अल्फा अपॉन 3 माइनस अल्फा, इसका 2 अल्फा अपॉन 3 माइनस अल्फा। ए थ्रू आउट काट दिया मैंने, उसको लिखकर काटने के बजाय मैं लिखते समय ही काटते गया हूं, ए थ्रू आउट काट दिया, यह मोल फ्रैक्शन। अब उन्होंने कहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम इज 0.16। सी का इक्विलिब्रियम पर मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.16। तो यह जो गिवन डेटा है इसे मैं अप्लाई कर देता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी जो मैंने लिखा है वो 2 अल्फा अपॉन 3 माइनस अल्फा है, और यह उन्होंने दे रखा है 0.16। So let's apply this and we'll write 2 alpha equal to 0.48 minus 0.16 alpha। यह इधर आ गया, तो 2.16 alpha is equal to 0.48 और alpha is equal to 0.48 upon 2.16। इस तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आ गया। अब Kp फॉर द रिएक्शन, अब Kp फॉर द रिएक्शन अब बड़ी आसानी से आ जाएगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर अब हम लिख देंगे 1 माइनस अल्फा अपॉन 3 माइनस अल्फा इनटू प्रेशर उनने दे रखा है 8 एटमॉस्फेयर, तो इनटू P 2 माइनस 2 अल्फा अपॉन 3 माइनस अल्फा इनटू P 2 अल्फा अपॉन 3 माइनस अल्फा इनटू। अब Kp डेफिनेशन के लिए हम ध्यान रहे, इधर अल्फा की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करके लिखना चाहिए, इधर से अल्फा और P की वैल्यू दोनों दे रखी है, वो सब्स्टिट्यूट करके इधर सबसे सिंप्लीफाइड मैनर में पहले पार्शियल प्रेशर लिख लेना चाहिए, और फिर Kp वैल्यू निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ C स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B स्क्वायर, यह डेफिनेशन अप्लाई करके Kp वैल्यू डिटरमाइन कर देनी चाहिए। और फिर इस प्रॉब्लम के पार्ट बी में मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 0.16, तो उसके लिए इस A का मोल फ्रैक्शन दोबारा पूरे प्रॉब्लम को रिपीट करा जा सकता है। A का मोल फ्रैक्शन 0.16 इसी तरह से करा जा सकता है, और फिर नया प्रेशर भी डिटरमाइन करा जा सकता है। जरा एक बार पहले इस पार्ट को करके देखिए, फिर दूसरा पार्ट इसी समय करना, इसी समय सॉल्व करो। नाउ अपॉन सॉल्विंग दिस यू विल गेट 0.0364 पर एटीएम, यह Kp की वैल्यू आ जाएगी। अब फिर सेकेंड पार्ट के लिए उन्होंने कहा है कि एक नई कंडीशन, जिस कंडीशन पर A का मोल फ्रैक्शन 0.16 हो, तो उसके लिए मैं नई कंडीशन लिखूंगा कि नई न्यू पार्शियल प्रेशर वैल्यू इज 1 माइनस अल्फा डैश अपॉन 3 माइनस अल्फा डैश इंटू P, 2 माइनस 2 अल्फा डैश अपॉन 3 माइनस अल्फा डैश इंटू P डैश। यार प्रेशर भी चेंज हो गया और अल्फा भी चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, नई अल्फा डैश की वैल्यू हम निकालेंगे, जिसमें हम A के पार्शियल प्रेशर को 0.16 कहेंगे, तो 1 माइनस अल्फा डैश अपॉन 3 माइनस अल्फा डैश, सॉरी A के मोल फ्रैक्शन को 0.16 कहेंगे, तो हम यह इक्वेशन लिख लेंगे। इससे हमें नई अल्फा डैश की वैल्यू मिल जाएगी। इससे जो भी नए अल्फा डैश की वैल्यू मिलती है उसको वंस अगेन हम अल्फा डैश की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और Kp डेफिनेशन दोबारा अप्लाई करेंगे, और फिर वापस लिखेंगे Kp वैल्यू डजंट नेवर चेंज। Kp वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी वही की वही आएगी, और उस Kp की जगह पर 0.0364 इज इक्वल टू यह
PC स्क्वायर अपॉन PA स्क्वायर इंटू PB स्क्वायर, PA इंटू PB स्क्वायर, यह सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सारे नए पार्शियल प्रेशर इधर दिए हुए हैं, इसे सॉल्व करके हमें नई P डैश की वैल्यू मिल जाएगी। और यह जो नया P डैश की वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी, आंसर मैं से देखकर ही बता रहा हूं, यह 453.79 ATM आनी चाहिए। मैंने आज एडवांस लेवल के चारों ही प्रॉब्लम डिस्कस करा दिए हैं। अब मैं कल के दिन प्रॉब्लम फ्रॉम IIT JEE रुड़की और रिमेनिंग स्टडी पैकेज डिस्कस कराऊंगा। आपके पास आज का दिन का समय और मिल रहा है। कल का मेरा लेक्चर 2 बजे के समय है, आपको 12 बजे आना है। 12 बजे से पहले आप एक और बार इन डाउट्स को भी एक और बार अटेम्प्ट लगा लेना। साथ में आज जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस करा है, इनको एक बार थॉरोली ध्यान से देखना, सॉल्यूशन को देखना, सॉल्व करके देखना, आंसर लाकर देखना। आप इन्हें जब देखोगे तो और ग्रास्पिंग आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम को लेकर बढ़ जाएगी और फिर दोबारा जब आप इनको अटेम्प्ट करोगे तो शायद यह प्रॉब्लम आपसे बन जाए। कल केमिकल इक्विलिब्रियम पूरी तरह से डिस्कस करा के फिनिश करने का टारगेट रखूंगा। इस स्टडी पैकेज में जो भी आपके डाउट है, जितने भी आपके डाउट है, सारे डाउट ले आओ, विल सॉल्व इट एंड विल फिनिश इट। ओके, गुड बाय।